साथियों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है लर्न विथ एडू फंडा। और जैसा कि आप जानते हैं कि यूजीसी नेट पेपर 1 की हम लोग तैयारी कर रहे हैं पूरी संपूर्ण तरीके से। और इससे पहले हम लोगों ने टीचिंग एप्टीट्यूड का पूरा वीडियो कंप्लीट कर लिया है। तो जितने लोग नए लोग जुड़ेंगे तो सबसे पहले वो लोग टीचिंग एप्टीट्यूड का यानी कि एकदम सीरियल वाइज है, 1 2 3 4 ऐसे करके क्लासेस है, तो वो पहले वो देखेंगे। उसके बाद से देन इस पे स्विच करेंगे, क्योंकि अगर जो डायरेक्ट आप इस पे देखते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा समझ बेनिफिट नहीं आएगा। ठीक है। और ये रिसर्च एप्टीट्यूड का ये लास्ट लेक्चर है। इसके बाद से रिसर्च एप्टीट्यूड का दी एंड हो जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का ये अपना लेक्चर। और हाँ, अगर जो जैसे मैं देख रहा हूँ काफ़ी डेटा मुझे मिल रहे हैं, जितने लोग वीडियो देख रहे हैं उतने लोग सब्सक्राइब चैनल को नहीं कर रहे हैं। तो प्लीज़ अगर जो आपको लग रहा है कि हाँ बेनिफिशियल है आपके लिए और आप अपनी तैयारी को इन्हेंस कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे क्या बस कुछ होता तो नहीं है, बस एक मोटिवेशन हम लोग को मिलता है, ताकि हम लोग ऐसा लगता है कि हाँ चलो हम लोग कर रहे हैं तो लोगों को अच्छा लग रहा है, बच्चों को अच्छा लग रहा है, उनको बेनिफिट हो रहा है। ठीक है, तो बस ये हमारी एक लिए एक छोटा सा मोटिवेशन होता है। और वीडियो को प्लीज़ लाइक कर जाया करिए आप लोग, क्योंकि मैं डेटा देख रहा हूँ तो 70% जो लोग हैं वो देख तो रहे हैं पूरा वीडियो को, लेकिन 74% वो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं। सिर्फ 24% 26% ही चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा आप प्लीज़ मत करिए। आप लोग देख रहे हैं वीडियो को, अच्छा लग रहा है तो ऑब्वियस सी बात है, अच्छा लगेगा तो आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। अगर जहाँ लग रहा है कि इस वीडियो में कुछ कमी है, कुछ एरर है, कुछ मतलब और इसको बेटर किया जा सकता है, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में आके या फिर पर्सनली ईमेल करके आप लोग उस अपने सजेशंस को आप लोग भेज सकते हैं, दे सकते हैं कि आप इसमें ये सुधार करिए या फिर ये कुछ करिए। ठीक है। लेकिन हाँ, जब डिसलाइक आप करेंगे तो उसका आप रीज़न ज़रूर बताएंगे कि इस वजह से मैंने डिसलाइक किया। ठीक है, चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं। इससे पहले हम लोगों ने खोजपूर्ण और व्याख्यात्मक अनुसंधान के बारे में पढ़ा था, जिसको एक्सप्लोरेटरी और एक्सप्लेनेटरी हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में। तो वो था इससे पहले। और अब देखते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च और डेफिनेशंस इसके क्या होते हैं, कि जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो होता है, प्रायोगिक अनुसंधान होता है, ये क्या होता है, इसकी क्या परिभाषाएं होती हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। experimental research definition. Experimental research is a research conduct with a scientific approach using two sets of variables. The first set acts as a constant which is used to measure the differences of the second set. Quantitative research methods, for example, क्वांटिटेटिव मतलब ये बता रहा है कि एग्जांपल में कि क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड्स, फॉर एग्जांपल कैसे क्या होता है कि वो एक्सपेरिमेंटल होता है। जैसे कि क्वांटिटेटिव जो रिसर्च मेथड होता है वो क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल मेथड होता है। ठीक है, वो एक एग्जांपल है, देख लेते हैं। इफ यू डोंट हैव एनफ डेटा टू सपोर्ट योर decision, you must first determine the fact. Experimental research gathers the data necessary to help you make better decisions. Any research conduct under significantly acceptable condition uses experimental method. The success of experimental studies hangs on research confirming the change of variable is based slowly on the manipulation of the constant variables. The research should establish a notable cause and effect. ठीक है, अब इसको हिंदी में देख लेते हैं, इसका हिंदी में क्या है, देख लेते हैं। प्रायोगिक अनुसंधान, ठीक है, जैसे हम लोग पहले पढ़ा कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। प्रायोगिक अनुसंधान दो प्रकार के चरों का उपयोग करके एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ किया गया शोध है। यानी कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, इसमें साइंटिफिक मेथड से इसको अंजाम दिया जाता है। ठीक है, पहला सेट एक स्थिरांक के रूप में कार्य करता है, जिसका उपयोग आप दूसरे सेट के अंतर को मापने के लिए करते हैं। उदाहरण के लिए मात्रात्मक अनुसंधान विधियां प्रयोगात्मक है। मात्रात्मक यानी कि क्वांटिटिव। ठीक है, वो क्या है, कौन सी विधि है, प्रयोगात्मक यानी कि रिसर्च, सॉरी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है। ठीक है, यदि आपके पास अपने निर्णय का समर्थन करने के लिए पर्याप्त डेटा नहीं है, तो आपको पहले तथ्यों का निवारण करना होगा। प्रायोगिक अनुसंधान आपको बेहतर निर्णय लेने में मदद करने के लिए आवश्यक डेटा एकत्रित करता है। यानी कि आपको इतना सफिशिएंट डेटा आपको एक कलेक्ट कर देगा, ताकि आप अपना जो डिसीजन है वो अच्छे तरीके से ले पाए। ठीक है,
वैज्ञानिक रूप से स्वीकार्य परिस्थितियों में किया गया कोई भी शोध प्रयोगात्मक विधियों का उपयोग करता है। ठीक है। प्रायोगिक अध्ययनों का की सफलता एक चर के परिवर्तन की पुष्टि करने वाले शोधकर्ताओं पर पूरी तरह से स्थिर चर के हेरफेर पर आधारित है। ठीक है। अनुसंधान को एक उल्लेखनीय अनुसंधान को एक उल्लेखनीय कारण और प्रभाव स्थापित करना चाहिए। यानी अनुसंधान जो होता है उसको एक उल्लेखनीय कारण मतलब एक सेटिस्फैक्ट्री क्या एक रीजन बताना चाहिए और प्रभावित अपना एक इम्पैक्ट क्या करना चाहिए स्थापित करना चाहिए। यानी कि जो अनुसंधान आप कर रहे हो उसमें क्या है वेटेज होना चाहिए इन सब चीजों का। ठीक है। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन क्या क्या होते हैं। The classic experimental design definition is the method used to collect data in experimental studies. ये इसकी क्या definition है? There are three primary types of experimental design. First, pre-experimental design, research design. Second, true experimental research design. Third, quasi experimental research design. ठीक है। देखते हैं हिंदी में इसको। प्रयोगात्मक अनुसंधान डिजाइन के प्रकार। क्लासिक प्रयोगात्मक डिजाइन परिभाषा है। प्रयोगात्मक अध्ययनों में डेटा एकत्र करने के लिए उपयोग की जाने वाली विधियां हैं। प्रायोगिक डिजाइन के तीन प्राथमिक प्रकार हैं। कौन कौन से? पूर्व प्रायोगिक अनुसंधान डिजाइन, सही प्रयोगात्मक अनुसंधान डिजाइन और थर्ड है क्वैसी अर्ध प्रायोगिक अनुसंधान डिजाइन। देख लेते हैं इसके पिक्चर से देख लेते हैं हम लोग। पिक्चर से हम लोग स्पष्ट कर लेंगे। देखिए ये टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंट हो गया। ठीक है। अभी इसके टाइप्स कौन कौन से हैं? प्री एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन, सेकेंड है ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन और थर्ड है क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन यानी कि अर्थ। ठीक है। अर्थ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखेंगे प्री ट्रू एंड क्वेसी उसके बारे में क्या परिभाषा है, उसके डेफिनेशंस क्या है। ठीक है। तो पहला है हमारा प्री एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन। अ ग्रुप और वेरियस ग्रुप्स आर kept under observation after implementing factors of cause and effect. You will conduct this research to understand whether further investigation is necessary for these particular groups. ठीक है। यू कैन ब्रेक डाउन प्री एक्सपेरिमेंटल रिसर्च फर्दर इन थ्री टाइप्स। मतलब इसके अंदर भी थ्री टाइप्स है और इसको आप लोग कैसे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को फर्दर थ्री टाइप से भी एग्जीक्यूट कर सकते हो, रोक सकते हो, बढ़ा सकते हो। ठीक है। फर्स्ट है वन शॉर्ट केस स्टडी रिसर्च डिजाइन। सेकेंड है वन ग्रुप प्रीसेट पोस्टेस्ट रिसर्च डिजाइन। थर्ड है स्टैटिक ग्रुप कॉम्प्रेंशन। ठीक है। अब देखते हैं इसमें हिंदी में देख लेते हैं। पूर्व प्रायोत्मक अनुसंधान डिजाइन। एक समूह या विभिन्न समूहों को कारण और प्रभाव के कारकों को लागू करने के बाद निगरानी में रखा जाता है। आप इस शोध को यह समझने के लिए करेंगे कि इन विशेष समूहों के लिए आगे की जांच आवश्यक है या नहीं। ठीक है। आप पूर्व प्रायोगिक अनुसंधान को आगे तीन प्रकार में विभाजित कर सकते हैं। कौन कौन से? एक शॉर्ट केस स्टडी रिसर्च डिजाइन। सेकेंड एक समूह प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट रिसर्च डिजाइन। थर्ड है स्टैटिक ग्रुप तुलना। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट जो टाइप था ट्रू एक्सपेरिमेंटल टाइप रिसर्च जो था डिजाइन था, इसके बारे में देख लेते हैं। ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च relies on statistical analysis to prove or disprove a hypothesis, making it the most accurate form of research. On this type of experimental design, only true design can establish a cause-effect relationship within a group. In a true experiment, three factors need to be satisfied. कौन कौन से देख लेते हैं? कौन कौन से वो तीन सेटिस्फाई होंगे, पॉइंट्स होंगे। फर्स्ट है देयर इज अ कंट्रोल ग्रुप विच वुड नॉट be subject to change and an experimental group which will experience the changed variables. Second है a variable which can be manipulated by the researcher's random distribution. Third है
दिस एक्सपेरिमेंटल रिसर्च मेथड कॉमनली ऑक्योर्स इन द फिजिकल साइंस। ठीक है, देख लेते हैं इसकी हिंदी में, देख लेते हैं अच्छे से। सही प्रयोगात्मक अनुसंधान डिजाइन। सच्चा प्रयोगात्मक शोध एक परिकल्पना को साबित या अस्वीकृत करने के लिए सांख्यिकी विश्लेषण पर आधार निर्भर करता है, जिससे यह अनुसंधान का सबसे सटीक रूप बन जाता है। ठीक है, सबसे सटीक रूप बन जाता है। प्रायोगिक डिजाइन के प्रकारों में से केवल सच्चे डिजाइन ही समूह के भीतर कारण प्रभाव संबंध स्थापित कर सकती है। यानी ये बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है अनुसंधान के लिए। ठीक है, एक सच्चे प्रयोग में 3 कारकों को संतुष्ट करने की आवश्यकता होती है। कौन कौन सी? पहला है, एक नियंत्रण समूह है जो परिवर्तन के अधीन नहीं होगा, और एक प्रायोगिक समूह है जो परिवर्तित चर का अनुभव करेगा। दूसरा है, एक चर जिसे शोधकर्ता द्वारा हेर फेर किया जा सकता है। ठीक है। थर्ड है, यह प्रायोगिक शोध पद्धति आमतौर पर भौतिक विज्ञान में होती है। ठीक है, यानी ये तीनों को क्या करना चाहिए? सेटिस्फाई करना चाहिए, ये तीनों पॉइंट्स। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। ठीक है, अर्ध अनुसंधान, अर्ध प्रयोगात्मक अनुसंधान डिजाइन। The word quasi indicates similarity. A quasi experimental design is similar to experimental, but it is not the same. The difference between the two is the assignment of a control group. In this research, an independent variable is manipulated, but the participants of a group are not randomly assigned. Quasi research is used in field settings where random assignment is either irrelevant or not required. ठीक है, हिंदी में देख लेते हैं इसको। अर्ध प्रायोगात्मक अनुसंधान डिजाइन। अर्ध शब्द समानता को इंगित करता है। एक अर्ध प्रयोगात्मक डिजाइन प्रयोगात्मक के समान है, लेकिन यह समान नहीं है। दोनों के बीच का अंतर एक नियंत्रण समूह का असाइनमेंट है। इस शोध में एक स्वतंत्र चर में हेरफेर किया जाता है, लेकिन एक समूह के प्रतिभागियों को यादृच्छिक रूप से असाइन नहीं किया जाता है। अर्ध अनुसंधान का उपयोग फील्ड सेटिंग में किया जाता है, जहां यादृच्छिक असाइनमेंट या तो अप्रासंगिक है या आवश्यक नहीं है। अवधारणा के आधार पर अनुसंधान का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च ऑन द बेसिस ऑफ कंसेप्ट। देख लेते हैं, पहला वैचारिक अनुसंधान, दूसरा अनुभव सिद्ध अनुसंधान यानी कि कॉन्सेप्चुअल रिसर्च, और एम्पिरिकल रिसर्च। ठीक है, द मोस्ट फेमस एग्जांपल ऑफ अ कॉन्सेप्चुअल रिसर्च इज सर आइजैक न्यूटन। He observed his surroundings to conceptualize and develop theories about gravitation and motion. ठीक है, यानी कि ये सबसे बड़े जो उदाहरण है वो को सर आइजैक न्यूटन है। इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया था? कौन से लॉ दिए थे? ग्रेविटेशन के बारे में, ग्रेविटी के बारे में और मोशन के बारे में इन्होंने क्या किया था? आइंस्टाइन इज वाइडली known and appreciated for his work on conceptual research. Although his theories were based on conceptual observation, Einstein also proposed experiments to come up with theories to test the conceptual research. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, कंसेप्चुअल रिसर्च डेफिनेशन। इसके बारे में जानते हैं। कंसेप्चुअल रिसर्च इज defined as a methodology wherein research is conducted by observing and analyzing already present information on a given topic. ठीक है, conceptual research does not involve conducting any practical experiments. ठीक है, it related to abstract concept or ideas. Philosophers have long used conceptual research to develop new theories or interpret existing theories in a different light. इसको हिंदी में देख लेते हैं। एक वैचारिक शोध का सबसे प्रसिद्ध उदाहरण सर आइजैक न्यूटन है। उन्होंने गुरुत्वाकर्षण और गति के बारे में सिद्धांतों को विकसित करने के लिए अपने परिवेश का अवलोकन किया। मतलब परिवेश का मतलब अपने इन्वायरमेंट, अपने आसपास का देखा। आइंस्टीन को वैचारिक अनुसंधान पर उनके काम के लिए एक व्यापक रूप से जाना जाता है,
और उनकी सराहना की जाती है। यद्यपि उनके सिद्धांत वैचारिक टिप्पणियों पर आधारित थे, आइंस्टीन ने भी वैचारिक अनुसंधान का परीक्षण करने के लिए सिद्धांतों के साथ आने के लिए प्रयोग का प्रस्ताव रखा। ठीक है, अब देखते हैं वैचारिक अनुसंधान क्या है, इसका देख लेते हैं। ठीक है, वैचारिक अनुसंधान की परिभाषा देख लेते हैं हिंदी में। परिभाषा अवधारणात्मक अनुसंधान को एक ऐसी पद्धति के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसमें किसी दिए गए विषय पर पहले से मौजूद जानकारी का अवलोकन और विश्लेषण करके अनुसंधान किया जाता है। वैचारिक अनुसंधान में कोई व्यवहारिक प्रयोग करना शामिल नहीं है। ठीक है, यह अमूर्त अवधारणाओं या विचारों से संबंधित है। दार्शनिकों ने लंबे समय से नए सिद्धांतों को विकसित करने या मौजूदा सिद्धांतों की एक अलग रोशनी में व्याख्या करने के लिए वैचारिक अनुसंधानों का उपयोग किया है। ठीक है, कंसेप्चुअल रिसर्च फ्रेमवर्क। कंसेप्चुअल रिसर्च फ्रेमवर्क constitutes of a researcher's combination of previous researches and associated work and explains the occurring phenomenon. ठीक है, it systematically explains the action needed in the course of the research study based on the knowledge obtained from other ongoing researches and other researchers' point of view on this subject matter. Here is a stepwise guide on how to create the conceptual research framework. First, choose the topic for research. Second, collect relevant literature. Third, identify specific variables. Third, generate the framework. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इसकी हिंदी में देख लेते हैं। वैचारिक अनुसंधान ढांचा। वैचारिक अनुसंधान ढांचा एक शोधकर्ता के पिछले शोधों और संबंधित कार्यों के संयोजन का गठन करता है और होने वाली घटना की व्याख्या करता है। यह अन्य चल रहे शोधों और विषय वस्तु पर अन्य शोधकर्ताओं के दृष्टिकोण से प्राप्त ज्ञान के आधार पर शोध अध्ययन के दौरान आवश्यक क्रियाओं की व्यवस्थित रूप से व्याख्या करता है। ठीक है, वैचारिक अनुसंधान ढांचा कैसे बनाया जाए, इस पर चरणबद्ध मार्गदर्शिका यहाँ दी गई है, मतलब नीचे है। कौन कौन सी है? शोध के लिए विषय चुने। दूसरा, प्रासंगिक साहित्य एकत्र करें। थर्ड, विशिष्ट चर की पहचान करें। थर्ड, फोर्थ, ढांचा तैयार करें। ठीक है, अब देख लेते हैं इंपेरिकल रिसर्च डेफिनेशन, इसके बारे में देख लेते हैं। empirical research is defined as any research where conclusions of the study is strictly drawn from concentrately empirical evidence and therefore variable evidence. This empirical evidence can be gathered using quantitative market research and qualitative market research method. ठीक है, for example, a research is being conducted a research is being conducted to find out if listening to happy music while working may promote creativity. An experiment is conducted by using a music website survey on a set of audience who are exposed to happy music and another set who are not listening to music at all, and the subject or the then observe the result derived from such a research will give empirical evidence if it does promote creativity or not. ठीक है, अनुभवंजय अनुसंधान। ठीक है, यानी इसको अनुसिद्ध भी बोलते हैं। जिसकी हिंदी देख लेते हैं। अनुभवंजय अनुसंधान को किसी भी शोध के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जहां अध्ययन के निष्कर्ष ठोस रूप से अनुभवंजय साक्ष्य से तैयार किए जाते हैं और इसलिए सत्यापन योग्य साक्ष्य होते हैं। यह अनुभवंजय साक्ष्य मात्रात्मक बाजार अनुसंधान और गुणात्मक बाजार अनुसंधान विधियों का प्रयोग करके एकत्र किया जाता है। उदाहरण के लिए, यह पता लगाने के लिए एक शोध किया जा रहा है कि क्या काम के दौरान खुश संगीत सुनने से रचनात्मकता को बढ़ावा मिलता है।
दर्शकों के एक समूह पर एक संगीत वेबसाइट सर्वेक्षण का उपयोग करके एक प्रयोग किया जाता है जो खुद संगीत के संपर्क में आते हैं और दूसरा सेट जो संगीत बिल्कुल नहीं सुन रहे हैं और फिर विषयों का अवलोकन किया जाता है। इस तरह के शोध से प्राप्त परिणाम अनुभवजन्य साक्ष्य देने की यह रचनात्मकता को बढ़ावा देता है या नहीं। यानी कहने का मतलब है कि एक दो ग्रुप है, एक को म्यूजिक बहुत पसंद है काम करने के दौरान, तो उसमें क्या क्रिएटिविटी लेवल को चेक किया जाएगा कि इसको म्यूजिक सुन के इसका क्रिएटिविटी लेवल है कितना है, और एक बिना म्यूजिक सुने इसका क्रिएटिविटी लेवल कितना है। ठीक है, यानी दोनों को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया, एक बिना म्यूजिक के साथ, एक म्यूजिक के साथ। ये सर्वे के दौरान पता चलेगा। ठीक है, टाइप्स टाइप्स एंड मेथोडोलॉजीज ऑफ empirical research. Empirical research can be conducted and analyzed using qualitative or quantitative methods. ठीक है, अब देख लेते हैं क्वांटिटी क्वालिटेटिव के बारे में, ये क्या है। Quantitative research methods are used to gather information through numerical data. It is used to quantify opinions, behaviors, or other defined variables. ठीक है, these are uh, predetermined and are in a more structured format. Some of the commonly used methods are survey, longitudinal studies, polls, etc. ठीक है, अब क्वालिटेटिव रिसर्च देख लेते हैं क्या है। Qualitative research methods are used to gather non-numerical data. It is used to find the meaning, opinions, or the underlying reasons from its subject. These methods are structured or semi-structured. The sample size for such a research is usually small, and it is conversational types of method to provide more insight or in-depth information about the problem. Some of the most popular forms of methods are focus group, experiment, interview, etc. ठीक है, तो अब देख लेते हैं इसकी हिंदी देख लेते हैं हम लोग। अनुभवजन्य अनुसंधान के प्रकार और तरीके। अनुभवजन्य अनुसंधान गुणात्मक या मात्रात्मक विधियों का उपयोग करके आयोजित और विश्लेषण किया जा सकता है। ठीक है, मात्रात्मक अनुसंधान क्या होता है, यानी कि क्वांटिटिव, संख्यात्मक डेटा के माध्यम से जानकारी एकत्र करने के लिए मात्रात्मक अनुसंधान विधियों का उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग राय, व्यवहार या अन्य परिभाषित चरों को मापने के लिए किया जाता है। ये पूर्व निर्धारित हैं और अधिक संरचित प्रारूप में हैं। आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली कुछ विधियां सर्वेक्षण, अनुदैर्य अध्ययन, चुनाव आदि हैं। ठीक है, मतलब इनमें इनका उपयोग किया जाता है। अब देख लेते हैं गुणात्मक यानी कि क्वालिटेटिव रिसर्च देख लेते हैं। गुणात्मक शोध गैर संख्यात्मक डेटा एकत्र करने के लिए गुणात्मक शोध विधियों का उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग अपने विषय से अर्थ, राय, अंतर्निहित कारणों को खोजने के लिए किया जाता है। ये विधियां असंरचित या अर्ध संरचित होती हैं। इस तरह के शोध के लिए नमूना आकार आमतौर पर छोटा होता है और यह समस्या के बारे में अधिक अंतर्दृष्टि या गहन जानकारी प्रदान करने के लिए एक संवादात्मक प्रकार की विधि है। कुछ सबसे लोकप्रिय तरीके फोकस, समूह, प्रयोग, साक्षात्कार आदि हैं। यानी कि इसके क्या है, कुछ क्या बोलते हैं लोकप्रिय तरीके हैं, कौन कौन से, फोकस, समूह, प्रयोग, साक्षात्कार आदि। ठीक है, अब देख लेते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग स्टेप्स ऑफ कंडक्टिंग एम्पिरिकल रिसर्च। ठीक है, रिसर्च। Since empirical research is based on observation and capturing experiences, it is important to plan the steps to conduct the experiment and how to analyze it. This will enable the researchers to resolve problems or obstacles which can occur during this experiment. ठीक है, स्टेप फर्स्ट है डिफाइन द पर्पस ऑफ द रिसर्च। ठीक है, सेकंड है सपोर्टिंग थियरीज एंड रिलेवेंट लिटरेचर। थर्ड है क्रिएशन ऑफ हाइपोथेसिस एंड मेजरमेंट। ठीक है, फोर्थ है मेथोडोलॉजी, रिसर्च डिजाइन एंड डेटा कलेक्शन। स्टेप फाइव है डेटा एनालिसिस एंड रिजल्ट। स्टेप सिक्स है कंक्लूजन।
देख लेते हैं हिंदी में इसको। अनुभवजन्य अनुसंधान करने के लिए एक कदम, मतलब एक कदम नहीं, उनके स्टेप्स करने के लिए कदम, कदम का मतलब स्टेप्स हो गया, ठीक है, स्टेप्स। देख लेते हैं। चूंकि अनुभवजन्य अनुसंधान अवलोकन और अनुभव को पकड़ने पर आधारित है, इसलिए प्रयोग करने के लिए चरणों की योजना बनाना और इसका विश्लेषण कैसे करना महत्वपूर्ण है। यह शोधकर्ता को प्रयोग के दौरान आने वाली समस्याओं या बाधाओं का हल करने में सक्षम करेगा। ठीक है। चरण एक कौन सा है? शोध के उद्देश्य को परिभाषित करें। ठीक है। चरण दो कौन सा है? सिद्धांतों और प्रासंगिक साहित्य का समर्थन करना। चरण तीन परिकल्पना और माप का निर्माण। चरण मतलब कि स्टेप्स, ठीक है, ये स्टेप्स। चरण चार है कार्यप्रणाली, अनुसंधान, डिजाइन और डेटा संग्रह। चरण पांच डेटा विश्लेषण और परिणाम। और छठा है कंक्लूजन। ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं ये आपका इंपेरिकल रिसर्च मेथोडोलॉजी का ये साइकिल है। ठीक है। ये क्या होता है? पहले इंट्रोडक्शन, डिडक्शन, टेस्टिंग, इवेल्युएशन एंड देन ऑब्जर्वेशन। यानी ऐसा आप बोल सकते हो, पहले ऑब्जर्वेशन, इंट्रोडक्शन, डिडक्शन, टेस्टिंग एंड इवेल्युएशन। ठीक है, ये इसका क्या है? साइकिल है। नेक्स्ट देख लेते हैं। ऑब्जर्वेशन, पहला ऑब्जर्वेशन पार्ट से स्टार्ट करेंगे, यानी ये इसका यहां से साइकिल स्टार्ट होगा। अब देखते हैं क्या। एट दिस फेज एन आइडिया इज स्पार्क्ड फॉर पर्पजिंग हाइपोथेसिस। ड्यूरिंग दिस फेज empirical data is gathered using observation. For example, a particular species of flower bloom in a different color only during a specific season. ठीक है। नेक्स्ट, यानी इसका हिंदी देख लेते हैं। अवलोकन, ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है अवलोकन। ठीक है, देख लेते हैं। अवलोकन, इस चरण में एक परिकल्पना को प्रस्तावित करने के लिए एक विचार उत्पन्न होता है। ठीक है, यानी एक पहले विचार उत्पन्न होगा। इस चरण के दौरान अवलोकन का उपयोग करके अनुभवजन्य डेटा एकत्र किया जाता है। उदाहरण के लिए, फूलों की एक विशेष प्रजाति केवल एक विशिष्ट मौसम के दौरान अलग रंग में खिलती है। मतलब एक स्पेशल, उसको खिलने के लिए एक स्पेशल सीजन चाहिए, उसी सीजन में वो क्या फूलती है। अब होता है इंडक्शन। ये इंडक्शन का नहीं, ये इंट्रोडक्शन होगा, क्योंकि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये इंट्रोडक्शन है। ठीक है, सॉरी इंडक्शन ही है। ठीक है, इंडक्शन। देखते हैं इंडक्शन के बारे में पढ़ लेते हैं। ये इंडक्शन क्या है? इंडक्शन देख लेते हैं हम लोग। ये थोड़ा सा इधर चला जाता है। Induction. Inductive reason is then carried out to form a general conclusion from the data gathered through observation. For example, as started above, it is observed that the species of flower blooms in a different color during a specific season. Researchers may ask a question: does the temperature in the season cause the color change in the flower? He can assume that the case, however, it is a more conjecture, and hence an experiment needs to be set up to support this hypothesis. So he takes a few set of flowers kept at a different temperature and observe if they still change the color. ठीक है। प्रेरण यानी कि इंडक्शन, अवलोकन के माध्यम से एकत्र किए गए डेटा से एक सामान्य निष्कर्ष बताने के लिए आगमनात्मक तर्क किया जाता है। उदाहरण के लिए, जैसे कि ऊपर कहा गया, यह देखा गया कि फूलों की एक प्रजाति एक विशिष्ट मौसम के दौरान एक अलग रंग में खिलती है। ठीक है। एक शोधकर्ता एक प्रश्न पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है? क्या मौसम में तापमान फूल के रंग बदलने क्या मौसम में तापमान फूल में रंग बदलता है? यानी जब मौसम में जो तापमान की टेम्परेचर का फ्लक्चुएशन होगा, उसकी वजह से ये फूलों का रंग जो कलर है वो चेंज होगा। वो मान सकता है कि यह मामला है, हालांकि यह केवल एक अनुमान है और इसलिए इस परिकल्पना को समर्थन करने के लिए एक प्रयोग स्थापित करने की आवश्यकता है। तो वह एक अलग तापमान पर रखे फूलों के कुछ सेट को टैग करता है और देखता है कि क्या वे सभी
वे भी रंग बदलते हैं। यानी कि वो क्या करता है, ग्रुप्स ऑफ फ्लावर्स ले लेता है सेट, और उसको टेम्परेचर पे देखता है अलग अलग कि हाँ अभी भी क्या ये कलर चेंज हो रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख रहे हैं हम लोग डिडक्शन। डिडक्शन, अब इस डिडक्शन क्या होता है, ठीक है। डिडक्शन, दिस फेज हेल्प द रिसर्चर टू deduce a conclusion out of his experiment. This has to be based on logic and rationality to come up with specific unbiased result. For example, in experiment, if the tagged flower in a different temperature environment do not change the color, then it can be concluded that temperature plays a role in changing the color of the blue. ठीक है, देख लेते हैं इसको नेक्स्ट। रिडक्शन का मतलब होता है कटौती। कटौती के बारे में पढ़ लेते हैं हम लोग थोड़ा। यह चरण शोधकर्ता को अपने प्रयोग से निष्कर्ष निकालने में मदद करता है। ठीक है, यह विशिष्ट निष्पक्ष परिणामों के साथ आने के लिए तर्क और तर्क संगतता पर निर्भर होना चाहिए। उदाहरण के लिए, प्रयोग में यदि एक अलग तापमान वातावरण में टैग किए गए फूल रंग नहीं बदलते हैं, तो यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि तापमान बदलने में एक भूमिका निभाता है फूल का रंग। यानी कि कहने का मतलब है कि अगर जो टेम्परेचर में कोई कलर फूल का कलर चेंज होता है, तो इसमें ये बता सकता है कि हाँ जो कलर चेंज हो रहा है वो उसमें एक अहम भूमिका निभा रहा है, क्या, टेम्परेचर। ठीक है, नेक्स्ट है टेस्टिंग। This phase involves the researcher to return to empirical method to put his hypothesis to the best test. The researcher now needs to make sense of his data and hence needs to use statistical methods to determine the temperature and bloom colors relationship. ठीक है, on if the researcher find out that most flowers bloom a different color when exposed to the certain temperature and the others do not when the temperature is different, he has found support to his hypothesis. Please note this, not proof but just a support to this hypothesis. ठीक है, देख लेते हैं हिंदी में इसका। परीक्षण, टेस्टिंग। इस चरण में शोधकर्ता को अपनी परिकल्पना का परीक्षण करने के लिए अनुभवजन्य तरीकों पर वापस जाना शामिल है। शोधकर्ता को अब अपने डेटा को समझने की जरूरत है और इसलिए तापमान और खिलने वाले रंग संबंध को निर्धारित करने के लिए सांख्यिकी विधियों का उपयोग करने की आवश्यकता है। यदि शोधकर्ता को पता चलता है कि अधिकांश फूल एक निश्चित तापमान के संपर्क में आने पर एक अलग रंग में खिलते खिलते हैं, ठीक है, खिलते हैं और अन्य नहीं, जब तापमान अलग होता है तो उन्हें अपनी परिकल्पना का समर्थन मिला है। कृपया ध्यान दें कि यह सबूत नहीं बल्कि उनकी परिकल्पनाओं का समर्थन है, यानी कि ये आप नोटेबल होगा। ठीक है, ये बस एक समर्थन है, ना कि वो ये साबित कर पाए हैं, बस ये समर्थन उनको सपोर्ट मिला है, साबित नहीं कर पाए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इवेल्युएशन। इवेल्युएशन मतलब क्या होता है, मूल्यांकन करना। इवेल्युएशन, दिस फेज इज जनरली फॉरगॉटन बाय मोस्ट बट एन important one to keep going knowledge. During this phase the researchers put forth the data he has collected, the support argument and his conclusion. The researchers also state the limitations for the experiment and his hypothesis and suggest tips for other to pick it up and continue a more in-depth research for others in the future. मूल्यांकन, इस चरण को आमतौर पर अधिकांश लोग भूल जाते हैं, लेकिन ज्ञान प्राप्त करने के लिए ये एक महत्वपूर्ण चरण है। इस चरण के दौरान शोधकर्ता अपने द्वारा एकत्र किए गए डेटा, समर्थन तर्क और उससे निष्कर्ष को सामने रखता है। शोधकर्ता प्रयोग और उसकी परिकल्पना की सीमाओं को भी बताता है और दूसरों को इसे लेने के लिए सुझाव देता है और भविष्य में दूसरों के लिए अधिक गहन शोध जारी रखता है। ठीक है, ये रहा हमारा रिसर्च एप्टीट्यूड का
पूरा का पूरा पेपर कंप्लीट रिसर्च एप्टीट्यूड का ये पूरा यूनिट ये कंप्लीट हो गया। यूनिट 2 जो है अब हम लोग स्टार्ट करेंगे मे बी, क्योंकि इसके यूनिट 3 जो है कॉम्प्रिहेंसिव है, तो वो तो उससे तो कुछ मतलब है नहीं, क्योंकि उसमें मैं बस आपको टिप्स बताऊंगा कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर किया जाता है, और एक भी क्वेश्चन उसमें से आपका छूटेगा नहीं। इसके बाद से हम लोग स्टार्ट करेंगे हायर एजुकेशन या फिर आईसीटी, ठीक है, या फिर कम्युनिकेशन। ये चीज़, ये इन चारों में से कोई एक स्टार्ट करेंगे। हालांकि ये सबसे बड़ा चैप्टर हुआ है, जैसे कि टीचिंग एप्टीट्यूड हुआ, आपका रिसर्च एप्टीट्यूड, ये बहुत ही बड़ा लेंदी यूनिट है। तो ये इस चीज़ को हम लोगों ने कवर कर दिया, बाकी तो अब छोटा छोटा यूनिट है, जल्दी कवर हो जाएगा। ठीक है, तो आराम से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, क्योंकि इस बार हम लोग को जेआरएफ में अपनी एक सीट क्या करनी है, पक्की करनी है। और जितना भी आपको ये पढ़ाया गया है, बस इसका क्या करिए, रिवाइज करते रहिए। ये नहीं कि बस पढ़ लिए एक बार हो गया, नहीं, इसको जितना भी आपको पीडीएफ वगैरह जितना भी स्टडी मटेरियल मिल रहा है उसको पढ़िए, इसको बार बार पढ़िए, बार बार पढ़िए, ताकि जितने भी ये डेफिनेशंस है ये आपको थोड़े से अच्छे से याद हो जाए। क्योंकि हम लोग, हमारा जो टारगेट है, अगर जो मैं जिस ये पढ़ा रहा हूँ, जितने भी आपको ये मिल रहे हैं, ये बहुत सारी बुक से ये निकाला हुआ है। और मैं अगर जो आप इससे पढ़ रहे हैं तो आप 35, यानी 35 की तो गारंटी लेते हैं। 35 तो आप क्वेश्चंस आप इसमें करेंगे सही सही, लेकिन और ये आपको एज इट इज मिलेंगे भी। लेकिन हम लोग को क्या, इससे जितना ज्यादा इसमें करेंगे, पेपर 1 में जितना ज्यादा हम लोग अटेम्प्ट कर पाएंगे अच्छे सही क्वेश्चन, उतना हमारी चांसेस बढ़ जाएंगे, किसमें, जेआरएफ के लिए हमारे मेरिट में आने की चांसेस बढ़ जाएंगे। तो चलिए, तब मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, पढ़ाई करिए।